गुड इवनिंग आप सभी को साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जल्दी से आप लोग लाइव ज्वाइन हो जाएंगे। इस इकोनॉमी के मेंस के उत्तर लेखन अभ्यास सीरीज में हम आज इकोनॉमी के क्वेश्चन को के आंसर को हम लिख कर हम प्रैक्टिस करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन को। तो जल्दी से आप लोग लाइव ज्वाइन हो जाएंगे। बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है तो सब? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो जल्दी से आप लोग फटाफट से बता देंगे, क्लियर कर देंगे, ताकि हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। फिर जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाएंगे भाई आप लोग। वॉइस वगैरह क्लियर है तो एक बार क्लियर कर देंगे, अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। फिर सब चीज़ क्लियर है, वॉइस वगैरह ऑडियो वगैरह सब क्लियर है, वीडियो ऑडियो सब क्लियर है। जितने भी जुड़े हुए ऐप वाले स्टूडेंट है बताएंगे जल्दी से। हम यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पर उत्तर लेखन के माध्यम से यहाँ पर अभ्यास करेंगे। जो कल की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किए थे, कल की क्लास में भी हमने क्वेश्चन को देखा था किस तरीके से आपको मेंस के पेपर में आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन को यहाँ पर लिखना है। तो आज भी हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज भी कुछ क्वेश्चन को हम उत्तर लेखन के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से आपको मेंस की मुख्य परीक्षा जो है सीजीपीएससी की, उसमें क्या अप्रोच आपकी रहनी चाहिए। और आप जब भी पढ़ रहे हो तो आपको किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको घर में करनी है। जब भी आप घर में पढ़ाई कर रहे हो, है ना, सीजीपीएससी से रिलेटेड अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको आंसर वहाँ पर लिखने आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम इन क्लासेस में डिस्कस करेंगे और आगे भी क्लासेस में सिर्फ यही डिस्कस होगा, जिससे आपका जो आंसर राइटिंग के माध्यम से जो आपका सिलेबस जो है उसको कवर कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उत्तर लेखन के माध्यम से आपका जो सिलेबस है उसको पूरा कवर कराया दिया जाएगा यहाँ पर, जिससे आपका क्या है प्रैक्टिस भी होगी और आपका सिलेबस भी कवर होते जाएगा। और उत्तर लेखन अभ्यास सीरीज के लिए अगर आप इस सीरीज को पूरा देख लेते हैं तो आपको और कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं आपको इतना सिखा दिया जाएगा, इतनी बारीकियां यहाँ पे बता दी जाएंगी कि आपको केवल पढ़ना रहेगा और खुद से प्रैक्टिस करना रहेगा बस। तो यहाँ सब चीज़ों का यहाँ पर आपको ज्ञान मतलब उत्तर लेखन से संबंधित जो है पूरा बता दिया जाएगा यहाँ पर। तो और कहीं आपको निर्भर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से जो सीख कर आप जाएंगे वो आपके एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त रहेगा। बस आपको प्रैक्टिस लगातार आपको करते रहना पड़ेगा और मेहनत अपने तरफ से तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कितना भी बता दूँगा, अगर आप खुद से जब तक प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो फिर आपका कोई मतलब नहीं रह पाएगा। खुद से आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा।
यहाँ कितना भी मैं आपको सिखा दूँ, बता दूँ, तो खुद से जब तक आप लोग नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं रह जाता चीज़ों का। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें आपको करनी है और रेगुलर क्लास अटेंड करते रहना है। क्लियर सभी को? तो जल्दी से आप लोग लाइव जुड़ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर बताइए। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में आपको अंतर बताना है। इकोनॉमी का क्या है, बेसिक क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। पहले के जो एग्ज़ाम हुए हैं CGPSC मुख्य परीक्षा के, उसमें भी आपके ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम आधार बनाकर अपनी तैयारी को यहाँ पर आगे करेंगे, क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण आपका जो मेन मार्गदर्शक जो होता है आपका पुराने पेपर जो रहते हैं, उससे बड़ा मार्गदर्शक आपका कोई नहीं रहता है। तो उन्हीं को आधार बनाकर हम अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका पहले लास्ट ईयर जो है 2024 मेंस में आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर। क्लियर है यहाँ तक? तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास से आप लोग क्या समझते हैं, एक बार बताएंगे आप लोग? आर्थिक समृद्धि किसको बोलेंगे और आर्थिक विकास क्या किसको बोलेंगे? दोनों तो एकदम लगभग सेम समान सा ही लग रहा है। दोनों का अगर अपन देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों का मतलब तो लगभग सेम सा ही है। दोनों में कुछ अंतर नहीं है ज़्यादा, है ना। दोनों की वर्डिंग अगर देखेंगे तो दोनों का मतलब समान से ही लग रहा है, एकदम सुनने में तो एकदम समान से ही लग रहा है दोनों। लेकिन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र काम करते हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो उनमें जो होने वाली वृद्धि है उसको हम आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, मतलब उत्पादन में जो वृद्धि होती है ना, उत्पादन प्रोडक्शन में जो वृद्धि देखने को मिलती है उसे हम आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत यहाँ पर कंसिडर करते हैं। आर्थिक समृद्धि के तौर पर उत्पादन में जो होने वाली वृद्धि है उसको। ठीक है, तो ये एक क्या है, आपका परिमाणात्मक पहलू को दिखाता है। गुणात्मक पहलू को न दिखाने के बजाय यह केवल आपके परिमाण को दिखाता है, वैल्यू को दिखाता है। मतलब कितना प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि हुई है, मतलब एक डेटा, एक आंकड़े को प्रदर्शित करता है आर्थिक समृद्धि। ठीक है, जीडीपी जैसे बढ़ रही है, जीडीपी इतने प्रतिशत वृद्धि दर से आपकी जीडीपी, देश की जीडीपी में वृद्धि हो रही है। तो ये एक प्रकार से आपके परिमाणात्मक जो मान है उसको दर्शा रहा है ना। डेटा को केवल यहाँ पर बता रहा है, ये गुणात्मक पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है आर्थिक समृद्धि में। केवल ये परिमाणात्मक मानों को ही यहाँ पर बता रहा है कि कितना प्रोडक्शन हुआ, किस क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई, जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई। तो इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत यहाँ पर लिया जाता है। और इससे क्या है, वास्तविक आय कितनी हो रही है
उसी को यहाँ पर बताया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इससे वास्तविक आय कितनी हो रही है उसी को यहाँ पर बताया जाता है। मतलब केवल परिमाणात्मक आंकड़ों को ही यहाँ पर आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत लिया गया है। क्लियर है यहाँ तक। और आर्थिक विकास फिर क्या हुआ? आर्थिक विकास क्या हुआ? जो क्या है, आर्थिक विकास की जो अवधारणा है वह आपकी आर्थिक समृद्धि से है ना। आर्थिक समृद्धि की जो अवधारणा है वो थोड़ी उतनी व्यापक नहीं है जितनी आर्थिक विकास की आपकी अवधारणा है। आर्थिक विकास की अवधारणा क्या है? आर्थिक समृद्धि से अधिक व्यापक है, क्योंकि इसमें जैसे आर्थिक समृद्धि में क्या है, आपका केवल परिमाणात्मक पहलुओं को ही ध्यान में दिया जा रहा है, परिमाण को ही बताया जा रहा है। लेकिन आर्थिक विकास में क्या है, आपका जो है गुणात्मक प्लस परिमाणात्मक दोनों को यहाँ पर महत्व दिया जाता है आर्थिक विकास में। ठीक है, इसमें सामाजिक, आर्थिक, गुणात्मक, परिमाणात्मक सभी पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान आपके आर्थिक विकास के अंतर्गत यहाँ पर दिया जाता है। और इसमें क्या है, लोगों को प्राथमिकता के रूप में रखा जाता है कि लोगों की जीवन शैली में किस तरीके से सुधार हो रहा है। अगर आपकी जो है आर्थिक समृद्धि तो हो रही है, परिमाणात्मक आंकड़े आपके बढ़ रहे हैं, वृद्धि तो हो रही है, जीडीपी वृद्धि दर, उत्पादन, प्रोडक्शन सब बढ़ रहा है, लेकिन लोगों के जो जीवन स्तर है उसमें कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है ना। स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब चीज़ों में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। सामाजिक तौर पे, चाहे आर्थिक तौर पे, चाहे गुणात्मक तौर पे, चाहे परिमाणात्मक तौर पे, इसमें कोई भी वृद्धि देखने को ना मिले, है ना। केवल आर्थिक समृद्धि बस हो रही है, तो उसको हम क्या है, आर्थिक विकास नहीं कहेंगे। ठीक है, उसको क्या है, आर्थिक समृद्धि के रूप में काउंट करेंगे। तो आर्थिक समृद्धि जो है वह आपके जो जीवन की जो जीवन स्तर है उसको सही मापन उसको नहीं करता। आर्थिक समृद्धि का जो अवधारणा है वो आपके जीवन की जो जीवन स्तर, जो लाइफ स्टाइल है उसका सही मापन करने का तरीका नहीं है आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि। और आर्थिक विकास में क्या है, आपके सभी पहलुओं को यहाँ पर शामिल किया जाता है, परिमाणात्मक, गुणात्मक, सामाजिक, आर्थिक सभी पहलुओं को यहाँ पर शामिल यहाँ पर किया जाता है आर्थिक विकास में। तो इसीलिए क्या है, आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक समृद्धि से कहीं ज़्यादा व्यापक अवधारणा इसको बोला जाता है, आर्थिक विकास को, क्योंकि इसमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। लोगों के जीवन में क्या बदलाव आ रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे आपकी जीडीपी कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन लोगों के जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है, उनके जीवन स्तर में सुधार नहीं है, तो ऐसी आर्थिक समृद्धि का भी क्या मतलब, अगर लोगों के जीवन में ही बदलाव ना हो, है ना, गरीबी कम ना हो, ठीक, असमानता में कमी ना हो, तो ऐसी आर्थिक समृद्धि का भी कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आर्थिक विकास को क्या है, एक व्यापक तौर पर देखा जाता है। तो क्लियर है यहाँ तक दोनों में अंतर जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया आपके सामने, तो दोनों में अंतर क्लियर है यहाँ पर आप लोग का। यही अंतर को आपको अब शब्दों में यहाँ पर लिखना है। 2 या 4 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसी को आपको शब्दों में पिरो के वहाँ पर मेंस के मुख्य परीक्षा के पेपर में आपको लिखना है। जितना मैं एक्सप्लेन किया हूँ उसी को आपको अपने अच्छी लेखन शैली में वहाँ पर आपको लिखना रहता है। तो क्लियर यहाँ तक जितना मैं बातें आपको दोनों के बारे में बताया मैंने, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, दोनों के बारे में चीज़ों को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो क्लियर यहाँ तक सभी को। अब इसको लिखना कैसे रहता है, अब जैसे कि कभी भी मान लो, मैं कल की क्लास में भी आप लोग को बताया था कि कभी भी क्या है, जैसे अंतर वाला जो आएगा क्वेश्चन, जैसे आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास में अंतर पूछा है, या फिर और किन्हीं 2 चीज़ों में अंतर अगर पूछेगा, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, इसमें यहाँ पर जैसे यहाँ पर उत्तर लिखते हैं अपन, ठीक है, ये प्रश्न की जगह हो गई, ये जितना लाइन दिया ये उत्तर की जगह हो गई। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या है, यहाँ पर जो स्पेस दिया है उसको 2 भागों में बांट देते हैं। अंतर वाले क्वेश्चन में ऐसे ही करना है आप लोग को।
क्योंकि पैराग्राफ में लिखेंगे तो उसमें थोड़ा प्रेजेंटेबल नहीं रहता है आंसर, तो रिप्रेजेंटेबल कम लगता है। और ऐसे अंतर करके अगर लिखेंगे कि 2 सेक्शन में बांट दिए, इधर आर्थिक समृद्धि के बारे में बताएंगे और इधर आर्थिक विकास के बारे में बताएंगे, तो ये थोड़ा अच्छा दिखता है, प्रेजेंटेबल आपको लगता है आपकी आंसर शीट में। तो इस तरीके से हम ये वाली अप्रोच को यहाँ पर अपनाते हैं अंतर वाले खासकर क्वेश्चन में। क्लियर यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से अपन लिखेंगे। तो आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, समझने में कोई दिक्कत है? इन दोनों के जो कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे समझाया उसमें कोई दिक्कत, कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है तो क्लियर बताएंगे। अभी तक जितना भी समझाया है यहाँ तक किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग बेझिझक होकर अपना डाउट यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आर्थिक समृद्धि क्या है, यह इसका अभिप्राय क्या है? यह अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से संबंधित है। वास्तविक आय से संबंधित, अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से यह संबंधित है। ठीक है, मतलब विभिन्न क्षेत्रों, अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें वृद्धि होने से जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें कितनी आपकी आय हो रही है उससे संबंधित है यह आर्थिक समृद्धि। और आर्थिक विकास क्या है? यह आर्थिक लोगों के जीवन स्तर के पहलुओं पर आधारित है। ठीक है, लोगों के जीवन स्तर के पहलुओं पर आधारित है यह, और यह सभी पहलुओं को कवर करती है आर्थिक विकास की अवधारणा। तो यह जो है आर्थिक विकास की अवधारणा जो है आर्थिक समृद्धि से अधिक व्यापक है। समृद्धि से अधिक व्यापक है। ठीक है, यह अवधारणा आर्थिक समृद्धि से अधिक व्यापक है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें सभी को क्लियर है? तो इस तरीके से हमको अपने आंसर को यहाँ पर लिखना है। 2 कॉलम में बांट दिए, उसके बाद फिर क्या है, हम एक पॉइंट को उसके लिख रहे हैं यहाँ पर, दोनों के अंतर के पॉइंट को। अब इसमें क्या है, आपका केवल परिमाणात्मक पहलू को शामिल किया जाता है।
केवल परिमाणात्मक पहलू शामिल। और दूसरा क्या है इसमें, यह क्या है, सामाजिक, आर्थिक, गुणात्मक, परिमाणात्मक, सांस्कृतिक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। तो यह जो है आपका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परिमाणात्मक, गुणात्मक, तो इसमें केवल परिमाणात्मक पहलुओं को शामिल किया जाता है। और इसमें क्या है, ये आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परिमाणात्मक, गुणात्मक सभी परिवर्तनों से यह क्या है, संबंधित है आपका आर्थिक विकास। क्लियर यहां तक? और इसमें क्या होता है आपका, केवल उत्पादन में वृद्धि को दर्शाता है। उत्पादन में वृद्धि को बस इसमें क्या है, दर्शाता है। और इसमें क्या है आपका, जीवन स्तर में सुधार, जीवन स्तर में सुधार, इसमें केवल उत्पादन में वृद्धि को दर्शाएगा यहाँ पर। और इसमें क्या है, जीवन स्तर में सुधार आपका होगा, उसको पूरा दर्शाएगा। तो अधिक व्यापक अवधारणा हुआ आर्थिक विकास की अवधारणा, ठीक है। और आर्थिक समृद्धि की जो अवधारणा है उतनी अधिक व्यापक नहीं है, ठीक है। ये अर्थव्यवस्था के केवल आंकड़ों को ही दर्शाती है, जिससे यह अनुमान या अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि लोगों के जीवन स्तर में किस प्रकार का बदलाव आ रहा है इन परिमाणात्मक पहलुओं को देखकर। तो इसीलिए आर्थिक विकास की अवधारणा को क्या है, सही माना जाता है। लोगों के अगर विकास या लोगों के मानव संसाधन के विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आर्थिक विकास की अवधारणा जो है उसको क्या है, एक सही अवधारणा के रूप में यहाँ पर स्वीकार किया जाता है। तो ये आपका मेन हो गया आपका अंतर दोनों में। तो ये 2 या 4 नंबर में आपके पूछा गया है एग्जाम में। तो इस तरीके से आपको आंसर को लिखना है। यहाँ पर 2 कॉलम बना लेना है, उसमें एक तरफ आर्थिक समृद्धि, दूसरा आर्थिक विकास। इस तरीके से लिखेंगे तो आपका आंसर क्या है, ठीक रहेगा, अच्छा दिखेगा। और पैराग्राफ वाइज लिखेंगे तो उसमें थोड़ा पढ़ने में क्या है, बोरिंग हो जाता है। लेकिन कॉलम बना के लिखेंगे तो स्पष्ट आपको दिख रहा है। सीधा एग्जामिनर देखेगा तो पहला पॉइंट इधर दिख रहा है तो इधर इधर भी दिख रहा है, इधर इधर दोनों साइड क्या है, पॉइंट दिख रहे हैं अलग अलग दोनों के। तो ये वाली अंतर वाले क्वेश्चन में आपको यही वाली इसी पैटर्न के आधार पर लिखना है अंतर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इसी पैटर्न के आधार पर आपको लिखना रहेगा। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक सभी को क्लियर है?
यहाँ तक सभी को क्लियर है? कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी भी। आंसर राइटिंग से संबंधित कुछ डाउट आपके मन में हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, आंसर राइटिंग से संबंधित कुछ डाउट हो तो। उसका शंका समाधान यहाँ पर किया जाएगा। क्लियर है सभी को? अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। छोटे नंबरों में ये क्वेश्चन पूछा गया, आपके 2 नंबर में पूछा गया है और 4 नंबर में भी आपका पूछा गया है। राष्ट्रीय आय को परिभाषित करना है आपको। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं उसको बताना है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आप लोग के एग्जाम में। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, तो राष्ट्रीय आय से आप लोग क्या समझते हैं? जैसे आप लोग नेशनल राष्ट्रीय आय वाला जो चैप्टर है उसको थ्योरी में पढ़े होंगे आप लोग, तो उस समय पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग समझे होंगे। राष्ट्रीय आय से आप लोग क्या समझते हैं? तो किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था रहती है, उस देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष के दौरान, ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे कि हमारे अपने देश के ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष किसको बोलेंगे? जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक ख़त्म होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो वर्ष रहता है उसको वित्तीय वर्ष के रूप में जानते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मूल्य होता है उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मूल्य होता है उसको क्या है? राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है यहाँ पर। अब अंतिम वस्तु एवं सेवाएं भी यहाँ पर किसको बोलेंगे? जैसे कि अंतिम वस्तु एवं सेवाएं, वो भी एक प्रकार से आप लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय को समझना है तो पूरी चीज़ें आप लोग को समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर आप लोग को समझा देता हूँ। राष्ट्रीय आय किसको बोलते हैं? एक वित्तीय वर्ष
मतलब वित्तीय वर्ष आपका कितना हो जाता है? आपका वित्तीय वर्ष हो गया आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका क्या है? आपका वो हो गया वित्तीय वर्ष। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। ठीक है। अब अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं किसको बोलेंगे? अब जैसे कि मान लो मैं मान लो कोई भी किसी शॉप में जाता हूँ, मान लो बेकरी शॉप में किसी शॉप में जाता हूँ मान लो, तो वहाँ पर मान लो मैं केक वगैरह लेता हूँ। ठीक है। घर में किसी का बर्थडे है यार, दोस्त यार का बर्थडे है, तो उसके लिए अपन केक वेक काटते हैं। तो केक मान लो मैं लेता हूँ। ठीक है। केक मैंने वहाँ से परचेस किया। केक मैंने वहाँ से परचेस किया। अब केक को बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल लगे होंगे केक को बनाने के लिए, जैसे कि मैदा का यूज़ हुआ होगा, शक्कर का यूज़ हुआ होगा, अंडे का यूज़ हुआ होगा। केक को बनाने के लिए इसमें जो माध्यमिक वस्तुएं हैं, शक्कर हो गया, मैदा हो गया, ठीक है, मैदा, शक्कर, अंडा हो गया आदि ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपकी केक को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे माल के रूप में आपका जो इन वस्तुओं को इस्तेमाल किया गया होगा। ठीक है। तभी आपका केक बनकर रेडी है। अब मार्केट में क्या है? बिकने के लिए तैयार है और आप उसको कंज्यूम करने के लिए भी तैयार हो। मार्केट में बिकने के लिए तैयार है और आप उसको कंज्यूम, उपभोग के लिए भी तैयार हो। तो यहाँ पर क्या है? इन वस्तुओं को क्या बोला जाता है? आपका माध्यमिक वस्तुएं बोला जाता है। माध्यमिक वस्तुएं। ठीक है। माध्यमिक वस्तुएं बोला जाता है। और जो केक जैसे तैयार है, जो वस्तु उपभोग के लिए रेडी रहती है, ठीक है, जो वस्तु क्या है? उपभोग के लिए रेडी रहती है, जिसको हम परचेस करने के लिए जाते हैं, उसको क्या है? अंतिम वस्तु बोला जाता है। उसको अंतिम वस्तु बोला जाता है। ठीक है। तो ये आपकी माध्यमिक वस्तुएं होती है जो केक को बनाने के लिए इस्तेमाल हुई हैं। ये सारी वस्तुएं, ठीक है, ये वस्तुएं क्या है? केक को बनाने के लिए इस्तेमाल हुई है, तो ये माध्यमिक वस्तुएं कहलाती है। और जो मटेरियल तैयार हुआ केक, जो भोग की वस्तु है, उसको हम अंतिम वस्तु के रूप में यहाँ पर लेते हैं। तो अंतिम वस्तु का मतलब क्या हुआ? समझ गए आप लोग क्या होता है अंतिम वस्तु? राष्ट्रीय आय की गणना में अपन को अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को ही यहाँ पर लिया जाता है ना। माध्यमिक वस्तुओं को वहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना में यहाँ पर नहीं लिया जाता है। ठीक है। अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को ही यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना में यहाँ पर लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है आपको? तो वित्तीय वर्ष आपका कब से कब तक हो गया? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो वर्ष होता है वो आपका एक वित्तीय वर्ष कहलाता है। एक वित्तीय वर्ष कहलाता है। माध्यमिक वस्तुएं भी समझ गए आप लोग और अंतिम वस्तुएं भी समझ गए आप लोग। ठीक है। माध्यमिक वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं ये भी समझ गए हैं आप लोग। ठीक है। इसकी परिभाषा में इन शब्दों का आपको यूज़ हुआ है, तो इनको समझना भी आप लोग को ज़रूरी है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वह राष्ट्रीय आय आपका कहलाता है, नेशनल इनकम। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब इन्हीं को क्या है? हमको शब्दों में लिखना है। इसी को क्या है? शब्दों में लिखेंगे अपन। क्वेश्चन जैसे पूछा गया मेंस में
तो आपको अच्छे से शब्दों में आपको लिखना है। यहाँ मैं समझाने के लिए आपको बताया राष्ट्रीय आय का थोड़ा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसी को थोड़ा आप लोग को शब्दों में लिखना है। शब्दों में कैसे लिखेंगे आप लोग? अब जैसे कि यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, यहाँ पे राष्ट्रीय आय को परिभाषित करने बोला है, तो सीधा राष्ट्रीय आय यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, यहाँ से सीधा अपना उत्तर चालू हो जाएगा, ठीक है। तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय कहलाता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, परिभाषा हो गई। यहाँ पर किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो इस तरीके से आपको परिभाषा को यहाँ पर लिखना है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा को, ठीक है। तो ये परिभाषा तो हो गया हमारा, ठीक। और क्या लिख सकते हैं इसमें अपन? राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं वह 1 अप्रैल से 31 मार्च, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आधारित होते हैं, ये भी लिख सकते हैं अपन। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको है, अतिरिक्त जानकारी, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस है, अगर स्पेस बचा हुआ है तो, और टाइम भी है, स्पेस और टाइम दोनों को देखना है, स्पेस है और टाइम भी है, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष पर आधारित होते हैं। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आधारित होते हैं। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च ऐसे लिख सकते हैं, पर आधारित होते हैं, ठीक है। मैं लिख लिया अपन। और क्या लिख सकते हैं इसमें? राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं उसको कौन जारी करता है? आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय आय के
आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं अपन एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में, अतिरिक्त अगर जानकारी अपन को है तो इसको भी लिख सकते हैं अपन, जिससे क्या है आपका जो आंसर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट आंसर टाइप का आपको लगेगा कि मैंने हर चीज़ों को यहाँ पर कवर कर लिया है। परिभाषा जो पूछा है पहले उसको आप लोग को कवर करना है। सबसे पहले जो पूछा जाता है उसको आप लोग को ध्यान देना रहता है। ठीक है, जो पूछा गया है वो नहीं छूटना चाहिए। अगर मैं इसको ना लिख कर केवल ये दोनों को लिख देता तो मेरे को नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको ना लिख कर अगर मैं ये दोनों को लिख दूंगा तो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि पूछा गया है परिभाषा आपने ये सब बता दिया। तो पहले आपको क्या है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी डिमांड को पूरा करना है आपको। तो सबसे पहले आपका जो है यहाँ पर राष्ट्रीय आय का जो परिभाषा है उसको अपन परिभाषित कर दिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ परिभाषित कर दिए। उसके बाद हमारे 1-2 लाइन बच गई थी, तो उसमें हमने अतिरिक्त जानकारी को भी यहाँ पर, राष्ट्रीय आय से संबंधित जो अतिरिक्त जानकारी है उसको भी यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या है राष्ट्रीय आय से संबंधित सारी चीज़ों को यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरीके से आपका एक कंप्लीट आंसर, कंप्लीट उत्तर या मॉडल आंसर आपका इस टाइप से हो जाएगा ये राष्ट्रीय आय। तो इसमें क्या है पूरे में पूरे नंबर, अच्छे नंबर मतलब मिलने की आपकी संभावना क्या है बढ़ जाती है, क्योंकि आपने सभी चीज़ों को कवर किया है और जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसकी डिमांड को आपने पूरा किया है। उसकी डिमांड को पूरा करते हुए अतिरिक्त जानकारी भी आपने यहाँ पर दी है। तो उसकी डिमांड को पूरा करते हुए आपने अतिरिक्त जानकारी भी यहाँ पर दी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर को लिखना रहता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? सभी को क्लियर यहाँ तक किस टाइप से लिखना है आप लोग को आंसर? भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो आंसर है वो किस टाइप से लिखना है आप लोग को? जैसे पहला आंसर हमने अंतर वाला था, तो इस फॉर्मेट में लिखे हमने, कॉलम बना के 2 साइड में डिवाइड करके हमने अंतर वाले क्वेश्चन को इस तरीके से हमने लिखा, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के अंतर को। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन था परिभाषा पूछा था, तो सीधा हमने परिभाषित करके पैराग्राफ पॉइंट फॉर्म में या पैराग्राफ फॉर्म में लिखा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर परिभाषित किया गया है। तो इस तरीके से आपको आंसर को लिखना रहता है। अर्थव्यवस्था वाले पेपर में आपको इस तरीके से, थ्योरी वाले पेपर में आपको यही अप्रोच अपनाना रहता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट वगैरह है तो आप लोग बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। अभी भी किसी को कुछ डाउट वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बेझिझक होकर पूछेंगे डाउट वगैरह है तो।
तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को यहाँ पर डील करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय आय और ये हो गया आपका आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर। दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, दोनों क्या है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है ना ये दोनों। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी को बेस बनाकर हम क्या है अपनी तैयारी को क्या है आगे बढ़ाएंगे। लिखने का तरीका बस आपको अच्छे से आना चाहिए, जैसे किस तरीके से लिखना है, पैराग्राफ का यूज़ कहाँ पर करना है, पॉइंट का यूज़ कहाँ पर करना है ना। पैराग्राफ जैसे पॉइंट इसमें क्या है, पैराग्राफ वाले में लिखेंगे, यहाँ अंतर वाला क्वेश्चन है तो इसमें आप पैराग्राफ में लिखेंगे तो उतना अच्छा आपका नहीं लगेगा ये वाला आंसर इसका। पैराग्राफ अगर बना के लिखेंगे, जैसे आर्थिक समृद्धि को बता दिए, फिर उसके नीचे अगर अपन आर्थिक विकास को बता दिए तो उतना आपका प्रेजेंटेबल आंसर यहाँ पर नहीं दिखेगा ये अंतर वाले क्वेश्चन में। इसमें क्या है, आपको सीधा दो भागों में बांट के अपन को एक साइड दूसरे का एक साइड दूसरे का विशेषताएं यहाँ पर बतानी रहती है, जिससे क्या है आपका प्रेजेंटेबल लगता है, आंसर जो है प्रेजेंटेबल दिखेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे परिभाषा पूछा था तो उसमें क्या है, हमने सीधा अपने पैराग्राफ का रूप में अपने आंसर दिया, पैराग्राफ को अपनाया यहाँ पर, पॉइंट और पैराग्राफ दोनों के मिक्स करके हमने आंसर यहाँ पर दिया। तो इस तरीके से वहाँ पर आपको क्वेश्चन किस टाइप का है उस तरीके से आपको पैटर्न को अपनाना है आंसर राइटिंग के। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हुए अब पैटर्न को वहाँ पर डील करना है। क्लियर है यहाँ तक। तो आज इकोनॉमी की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर अपन बाकी फिर कल की क्लास में क्या है और भी जो क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे जो अदर टॉपिक के भी क्वेश्चन होंगे, आपके सिलेबस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, जो सिलेबस है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे उसको फिर हम आगे की क्लासेस में करते जाएंगे, जिससे आपका सिलेबस भी क्या है कंप्लीट होते जाएगा। क्लियर। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर अपन बाकी फिर हम कल की क्लास में आगे इससे आगे और क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी को लाइव जुड़ने के लिए। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं फिर।